शनि की 7.5 के बारे में जो हम लोग का प्रकरण चल रहा है, उसके बारे में समझ में आ रहा है लोगों को? प्रतिक्रिया दे प्रभु जी आप। जी गुरु जी। चलिए, आप शनि की 7.5 जो है, इतना फेमस, इतना भयावह और इतना कष्टदायक कब से प्रचलन में आया? तो दृष्टांत प्रदीपनी नामक एक ग्रंथ है। वैसे कई पुराणों में आपको एक दृष्टांत मिलेगा। बहुत पूर्व की बात है कि नवग्रहों में आपस में युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ने का कारण था कि श्रेष्ठ कौन है। सूर्यदेव कहने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं। चंद्रमा कहने लगे कि है, आपका काम जलाना है, मेरा काम है शीतलता देना। तो मंगल कहने लगे कि भाई हम काहे पीछे रहेंगे, प्रतियोगिता में हम भी श्रेष्ठ हैं। तो बुद्ध बोले कि मनुष्य के बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हम ही हैं, युवराज हैं तो हम हैं। तो गुरु भी आ गए कि हम श्रेष्ठ हैं। शनि राहु केतु युद्ध श्रेष्ठता के लिए चलने लगा। अब बताइए कि 9 ग्रह तो प्रतियोगिता में है, तो 9 ग्रह में से कोई एक ऐसा ग्रह होगा जो मान लेगा जब सभी परीक्षार्थी, कोई एक आदमी चाहिए ना उसका परीक्षा फल का निर्णय करने वाला कि यह व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो यहाँ श्रेष्ठ कौन है एक बताने वाला कोई आदमी चाहिए ना, बताइए। जी भगवान। ध्यान से सुनिए, जीवन से जुड़ी कथा है और आपके पाठ्यक्रम से भी जुड़ी है। तो फैसला करने वाला कौन मिले? अब जहां पर भगवान सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, बृहस्पति, अब जज को भी तो डर है कि अगर हम कहीं सूर्य के खिलाफ बोले तो उनका प्रकोप चालू हुआ, कहीं राहु केतु शनि के खिलाफ बोले तो समझिए कि जजमेंट हम ही पर लागू हो जाएगा, है ना? बताइए। जी गुरुदेव। अब मान लीजिए किसी अपराधी के खिलाफ आप जजमेंट दीजिएगा, किसी को पुलिस से पकड़वाइएगा, तो उसका वो आपको शत्रु मानेगा या मित्र? शत्रु मानेगा भगवान। बड़ा विचित्र स्थिति पैदा हो गया। इसमें हस्तक्षेप करने के लिए नारद जी जैसे धुरंधर समाज सेवी और विवाद बढ़ाने वाले, विवाद मिटाने वाले भी दोनों नेतृत्व करने वाले भाग गए। अब विचार हुआ कि चला कहाँ जाए, निर्णायक किसको बनाया जाए। तो कहे कि इसमें कुछ देव ग्रह हैं, कुछ असुर ग्रह हैं। तो देवताओं ने कहा कि हमारे जनरल इंद्र देव हैं, हमारे मालिक, हमारे राजा इंद्रदेव हैं, चलिए इंद्र के पास। अब अकस्मात इंद्र ने देखा कि अरे राम, इस स्वर्ग में 9 ग्रह एक साथ आ गए, साथ में राहु भी चलाया, केतु भी, कहीं मेरा सिंहासन
हड़पने का कोई प्लान बना के तुम आए हैं कि नहीं? इंद्र घबरा गए कि इसमें से किसी के खिलाफ हम अगर बोले तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तुमसे पूछा गया कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? भाई नवग्रह का कोई तो निर्णय करेगा। ब्रह्मा हाथ खड़ा कर दिए, भगवान विष्णु भी बोले कि देखिए ये चीज हमारे बस की नहीं है, शिव जी बोल दिए, अन्य देवी देवता भी हाथ खड़ा कर लिए, तो जाए तो कहाँ जाए? तब इंद्र ने अपना समस्या, इंद्र का एक, भले ही इंद्र देवता है लेकिन इंद्र सदैव पद का अभिलाषी होता है और इंद्र एक पद ही होता है। तो उसने कह दिया तुम धरती लोक पर अवंतिकापुरी में चल जाओ, जहां पर राजा विक्रमादित्य नाम के एक बड़े अच्छे और राजा हैं। आपने अवंतिकापुरी, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जिसमें द्वादश द्वादश ज्योतिर्लिंग में महाकाल बाबा का जो लिंग है वह ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध लिंग है ना? जी गुरुदेव। अब अत्यंत आपने विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा हो। विक्रमादित्य ने समाज में उनको न्याय प्रिय राजा माना जाता था। राजा दरबार में सुनवाई का केस दर्ज हुआ, राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाप रे बाप, ये ऐसा निर्णय है कि जिसके खिलाफ देंगे उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। लेकिन अब आए हैं जो जो निर्णय देवताओं ने न किया, बड़े बड़े ब्रह्मा जी विष्णु जी जैसे महारथी लोग बोल दिए कि इसका निर्णय मेरे पास नहीं है, अब जरूर कोई विधाता का होगा। विक्रमादित्य सुनवाई के लिए बैठे। अब यह निर्णय करना बड़ा कठिन था कि इन 9 ग्रह में हम श्रेष्ठ किसको बताएं। तब राजा ने एक उपाय लगाया। उन्होंने सूर्य से लेकर और केतु तक के धातुओं को, स्वर्ण, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, जितने भी ग्रहों के धातु थे उनको क्रम से लगवाकर 9 स्थानों पर रखवा दिया। समझ गए ना? जी गुरुदेव। अब कहा गया कि ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह वह होगा जिसका आसन सबसे छोटा होगा और जो अंतिम में बैठेगा। अब सब लोग तो बैठ गए, सूर्य देव विशाल, चंद्रदेव विशाल, बृहस्पति देव विशाल, सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। लेकिन शनि का आसन पर गया छोटा। अब इन्होंने पराजय स्वीकार नहीं किया और कहा कि कैसे, तो छल हो गया। हम का अपने बाबूजी से छोटा थे, हमारे पिताजी को आप, बाकी हम बुद्ध से छोटा थे, मंगल से छोटा थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया कि राजा ही पाखंडी है, एक पक्षीय निर्णय दे दिया। अब राजा को ही बात पता था, इसमें से हम किसी को छोटा या बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा जिसको कहेंगे वो तो खुशी मनाएगा, लेकिन जो छोटा होगा उसका प्रकोप हमको झेलना पड़ेगा। ठीक ना? जी गुरुदेव। अब शनि पूरे प्रकोप में आकर राजा के बोले कि इसका तो तुझे दंड मिलेगा।
तू क्या समझ रहा है? तू क्या हमको समझा? सनी बोले, जिनको तुमने अत्यंत स्वर्ण के आसन पर बिठाया है, वो मात्र तुमको 1 महीना ही सुफल दे सकते हैं। जिनको तूने रजत सिंहासन पर बिठाया है, वो मात्र 2.25 दिन ही फल दे सकते हैं। मंगल 1.5 महीने फल दे सकते हैं, शुक्र 1 मास करे, बुध 1 मास करे, और बृहस्पति देव थोड़ा हमसे ज्यादा दे सकते हैं। समझ लो, हमारा फल देख लो, 2.5 वर्ष है ना शनि का, है जी गुरुदेव। बताइए। और 2.5 करके 7.5 वर्ष का मेरा प्रभाव है। अब बताओ कि मेरा प्रभाव लंबा है, और तू राजा, तूने निर्णय दे के हम ही को छोटा कर दिया। बताइए कि जो व्यक्ति जिस राशि में ज्यादा, जिस राशि का भोग कर रहा है, जो धीरे धीरे चल रहा है, अब जो समय जिस घर में ज्यादा देगा तो फल वही न ज्यादा देगा। बताइए। जी गुरुदेव। अब विक्रमादित्य ने कहा कि शनि जी महाराज, अब आपको जो करना है आप कीजिए, और हमको जो करना था कर दिए। अब इन्होंने कहा, शनि ने, कि जीवन का मेरा पहला 7.5 का जो प्रभाव होगा विक्रमादित्य, वो तेरे ऊपर चलेगा, और 7.5 का प्रथम प्रभाव जो पुराणों में प्राप्त होता है, वो चला था विक्रमादित्य के ऊपर। फिर आगे आपने कहानी सुना ही होगा कि विक्रमादित्य का पतन हुआ इत्यादि, समझे ना? तो जी गुरुदेव। यही कहने का तात्पर्य है कि शनि की 7.5 और अष्टम शनि का जब गोचर था तो सीता का वनवास हुआ था। शनि की 7.5 में जब 12 भाव में शनि का गोचर था तो रावण का वध हुआ था। माइक म्यूट कर लीजिए। साधारण नहीं होती है शनि की 7.5। इस शनि का कूप काल होता है, इस शनि का अत्यंत न्याय चक्र होता है। महाभारत के युद्ध में भी बताया जाता है, प्रमाण आता है ऐसा कि कौरवों का नाश के समय में भी दुर्योधन इत्यादि के जन्म पत्रिकाओं पर शनि की 7.5 का प्रभाव था। बड़े बड़े दुर्घटना जो घटते हैं, उसमें शनि की 7.5 या ढैया का परम रोल होता है, क्योंकि ये न्याय चक्र है और 3 चरण में न्याय चक्र होता है। इसकी शुरुआत जन्म 12 भाव से होती है, फिर 12 भाव के बाद राशि पर, और राशि से पुनः द्वितीय, यानी कि 3 चरण में शनि की 7.5 व्यतीत होती है। तो शनि की 7.5 कोई साधारण दशा या अंतर दशा नहीं होती है। 7.5 बहुत, ज्योतिष का सबसे अगर प्रभावशाली और कष्टकारी समय यही होता है। समझ में आया? जी गुरुदेव। चलिए, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था 7.5 के विषय में। कल पढ़े थे ना हम लोगों ने? कल समझ में आया था कि नहीं समझ में आया? बता दीजिए हमको। देखिए, आप नोट कीजिए, शनि की 7.5 ज्यादा कुप्रभाव उस समय देती है जब
जन्मस्थ शनि अकारक हो, पाप उनको अकारक हो, निर्बल हो, अस्त हो, कमजोर हो। देखिए शनि की 7.5 उन राशि वालों पर अधिक प्रभावशाली होती है जिनके जन्म चक्र में शनि निर्बल हो, अस्त हो, मृत हो, शत्रु क्षेत्री हो, पाप पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ भावों के स्वामी हो। लिख लीजिए तो बोलिए। गुरुजी दोबारा बोला गुरुजी। शनि की 7.5 उस अवस्था में अत्याधिक कष्टकारी होती है जब जन्मस्थ शनि निर्बल हो। एक एक पॉइंट लिखिए। निर्बल माने बलहीन हो, अस्त हो, मृत हो, लिखते चलिए, बताते चलिए, बहुत चीजें नोट करानी है, समय भी। ठीक है जी। अशुभ भावों का स्वामी हो, जी भगवान आगे पापक ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो, पापक ग्रहों के साथ बैठा हो, दृष्टि संबंध हो, या पाप भाव या अशुभ भाव के स्वामियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बने, स्थान संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध, लिखिए फटाफट और बताते चलिए। जी गुरुजी। शत्रु शत्रु क्षेत्री शनि, शत्रु क्षेत्री शनि भी प्रायः अशुभ माना जाता है। जी गुरुदेव। तो आपने लिख लिया ना, एक बार पुनः रिपीट करता हूं, उसको मिलाते चलिए। शनि की 7.5 उस समय अत्याधिक कष्ट देती है जब जन्मस्थ शनि निर्बल हो, पाप दृष्ट हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, युत हो, अशुभ भाव के स्वामी हो, अशुभ भाव के स्वामियों के साथ संबंध बना रहा हो, जी नीच गुरुदेव। नीच, अस्त, मृत, अशुभ नवमांस में हो, जिन राशियों के लिए वह मारक हो उनको पॉइंट पूरा हो तो हमको बता दीजिए ताकि अगला पॉइंट आपको नोट करा दूं। जी गुरुदेव। परिवार में
परिवार में एक साथ कई सदस्यों पर शनि की साढ़े चलना एक विनाशकारी लक्षण होता है। परिवार में एक साथ कई सदस्यों के जन्म राशि के ऊपर शनि की साढ़े होना एक बहुत विनाश का लक्षण होता है। यदि शनि की साढ़े के दौरान शनि की अशुभ दशा, अशुभ अंतरदशा या अन्य ग्रहों की अशुभ दशा, अशुभ अंतरदशा, अशुभ प्राण दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि भी मिल जाए तो एक बहुत बड़ा कष्ट होता है। इसमें जातक के प्राण तक जा सकते हैं। लिखना है क्या? वो तो धीरे बोलते तो लिख लेते हैं। अच्छा, यदि मैं हर चीज, हर पॉइंट नोट करा ही रहा हूं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है कि मैं लिखा कि न लिखा। समय चला जा रहा है, पॉइंट ढेर है। एक आदमी प्रतिक्रिया देते चलिए, मैं उसको क्रम बाई क्रम नोट करा देता हूं। यदि शनि की साढ़े परिवार में एक से अधिक सदस्यों पर चले, यदि शनि की साढ़े एक परिवार में एक से अधिक सदस्यों पर चले तो उस परिवार में अत्यंत कष्ट, परेशानी, विनाश के लक्षण होते हैं। जी भगवान। शनि की अशुभता में, जैसे अशुभता आपने ऊपर लिख लिया, निर्बल, अस्तमृत। अगर शनि की अशुभ दशा, शनि की अशुभ अंतरदशा या अन्य ग्रहों की अशुभ दशा, अशुभ अंतरदशा भी साढ़े के काल में बीते, तब तो कष्ट कितना ज्यादा होगा यह न जानाति मुनि, ये मुनि भी नहीं जानते हैं। शास्त्र कहता है कि शनि की अशुभ साढ़े चल रही हो, उसमें अगर शनि की ही अशुभ दशा आ जाए, अशुभ अंतर दशा आ जाए, या अन्य ग्रहों की अशुभ दशा या अशुभ अंतर दशा आ जाए, तो ये सिचुएशन इतना विनाशकारी होता है कि इसमें सब कुछ घटनाएं घट सकती है। लिख लीजिए इसको, अशुभ अंतर दशा, अशुभ दशा। ना समझ में आए तो मैं पुनरावृत्ति करूंगा, थोड़ा सा पानी लेता हूं। यदि शनि की अशुभ साढ़े भी हो, चल रही हो, यदि शनि की अशुभ साढ़े चल रही हो, उसमें किसी भी ग्रह की अशुभ दशा, अशुभ अंतरदशा या शनि देव की ही अशुभ महादशा, अशुभ अंतरदशा का योग हो जाए तो वह शनि का गोचर अत्यंत कष्टकारी हो जाएगा। जी गुरुदेव। क्लियर हो गया ना हरि किशन जी? जी जी गुरुदेव। चलिए आगे बढ़ता हूं। मैंने कल आप लोग को एक पॉइंट लिखाया था, याद होगा या आप लोग विस्मरण कर गए, कि मनुष्य के जीवन में शनि की साढ़े अधिक से अधिक सामान्यतः 3 बार आती है। याद है आप जी लोग को? भगवान। जी याद है भगवान। जी हाँ, गुरुदेव। और विशेष लोगों को आती है 4 बार, ठीक ना? जी तो गुरुदेव। देखिए, इसमें भी शास्त्र का एक अपना सिद्धांत है। अल्पायु लोग, जो लोग अल्पायु होते हैं, वो शनि की साढ़े
एक बार भोगते हैं। लिख लीजिए इसको। मध्यम आयु लोग 2 बार भोगते हैं। जी गुरुदेव। दीर्घायु लोग 3 बार भोगते हैं। गुरुदेव। अति दीर्घायु लोग 4 बार भोगते हैं। जी गुरुदेव। चलिए, कल मैंने हरिकिशन जी, आप ऋषिकेश पंचांग जब पढ़ रहे थे जी तो उस समय आपने कुछ वर्ड का प्रयोग किया था जो वहां लिखा हुआ था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। सुवर्ण पाद, ताम्रपाद, रजत पाद, लौह पाद, ये कुछ वर्ड थे ना? जी जी वो हाँ। जी गुरु जी। इसके अनुसार शनि का गोचर और शनि का 7.5 का कष्ट निर्धारण होता है कि शनि, पाद मने क्या होता है? पैर। पाद मने पैर होता है ना? जी जी द्विपाद, जी जैसे जैसे हमारे यहाँ राशियां भी हैं, तीन प्रकार की, द्विपाद, चतुष्पद, त्रिपद, ऐसे करके राशियों का। तो इसको भी लिख लीजिए। ये स्वर्ण पाद क्या है, ये रजत पाद क्या है, ये ताम्र पाद क्या है। शनि जब एक राशि से, ध्यान से सुनिए और तब नोट कीजिए, शनि जब एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करे, शनि जब किस, जैसे शनि वर्तमान में कुंभ राशि में है और शनि मीन राशि में जा रहा हूं, तो उस दिन हमको देखना क्या है कि चंद्रमा उस दिन किस भाव में बैठा है, यानी किस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। समझ में आया? हमको देखना क्या है कि मान लीजिए कि शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो जिस दिन राशि परिवर्तन होने वाला होगा उस दिन कोई ना कोई तो नक्षत्र होता होगा ना, बीत जी रहा होगा ना, है? जी जी अब जब नक्षत्र होगा तो चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र में तो भोग कर रहा होगा ना, जी है? और जब नक्षत्र होगा तो किसी न किसी राशि के अंतर्गत होगा ना, जी जैसे भगवान। बताइए, हैं? तो आपको यह देखना है कि गोचर करते समय अगर चंद्रमा, लिखिए 1, 6, 11, जी गुरुदेव, 1, 6, 11 भाव में अगर उस दिन स्थित हो, इन 3 में से किसी भाव में, तो ऐसा गोचर सुवर्ण पाद होता है या शनि का सोने का पाद होता है। इसे पाया भी कहते हैं, इसे पाया के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी एक बार दोबारा बोलना, कौन सी राशियों में चंद्रमा हो? पुनः एक बार श्रवण कीजिए। जिस दिन शनि अपना राशि चेंज कर रहा हूं, ठीक है? यहां तक क्लियर आ गया ना? बताइए साक्षी जी। मुझे कुंडली से समझा देंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं, पहले लिखवा दीजिए फिर समझा दीजिए। ये इतना आ गया समझ गुरुजी।
तो उस दिन चंद्रमा किसी ना किसी राशि पर तो गोचर कर रहा होगा ना। जी तो जिस लग्न की हम जन्मपत्रिका बनाएंगे तो चंद्रमा को किसी ना किसी भाव में तो बिठाएंगे ना। जी जी गुरुजी। जी जी तो अगर चंद्रमा 1 6 11, लिखिए इसको 1 6 11। भगवान मैं बीच में बोलूं? ठीक है जी ठीक है। भगवान इसमें 1 6 11 1 5 11 लिखा है पंचांग में। आप पंचांग की छोड़िए, जो मैं लिखा रहा हूँ ना उसको लिख लीजिए, फिर बाद में इस ठीक पर है, हम बात करेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है ठीक ना। है जी। 1 6 11 या स्वर्णपाद। अब सिर्फ भाव बताऊंगा, आगे बढ़ू। जी जी हो 2 5 9 रजत पाद या चांदी, जो भी अपना रजत पाद लिखिए। आगे बढ़ू। जी जी जी। अब 3 10 10, 3 10 10 एक हो जाते हैं ताम्रपाद। 3 10 10 मतलब गुरुजी? दो बार क्यों बता गुरुजी? गुरुजी 3 7 10 होगा। हम्म, आप 7 लिखिए, वहां मेंशन होगा। 7 लिख लें? ठीक है, 7 लिख 3 लीजिए। 7 10। और ठीक है। 4 8 12 लोहपात जो होगा उसको हम 3 आपको मेंशन कर दे। अभी शनि की 7.5 उपाय प्रकरण में भी आपको बताया जाएगा विधिवत, तो इसको लिख लीजिए। इस एक क्लियर हो गया ना आपको, तो मैंने सारे भाव पूरे हो गए ना। गुरुजी चांदी 2 5 12 हो गुरुजी। गए, बोल 12। 4 8 12 रह गया। 4 8 12। ये लोहपाद होता है। तो फिर 3 7 10 कौन सा है गुरुजी? ताम्रपाद। ताम्र रह गया था, ठीक है। इसका फल भी लिखिए। माइक माइक म्यूट कीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। स्वर्णपाद सौख्यदाता। सौख्य माने सर प्रकार के सुख। रजत पाद भी शुभ होता है। आगे चलिए, और कुछ और चीजें लिखानी है आप लोग को ना। बोलिए भगवान, लिखा दीजिए। ताम्रपाद मिश्रित फल। आगे बढ़ू। जी भगवान। और लौहपाद का शनि अनिष्टकारी होता है। वैसे भी इसमें
आप लोग जानते ही हैं कि हर ग्रहों का जो गोचर होता है वो चौथा, 8वां, 12वां अशुभकारी होता है। तो 4, 8, 12 को ही लहुपाद कहा गया। क्लियर ना? जी गुरुदेव। चलिए, इतना जितना आप लोगों ने लिखा ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सारे नियम, ये सारे सूत्र नकारात्मक शनि के बारे में है। माने इसमें ये सब चीजें जो अभी तक मैंने लिखा है वो सब नकारात्मक चीजें हैं, उसमें कोई अच्छा चीज नहीं है। शनि अशुभ हो, शनि की दशा इत्यादि, है ना? जी भगवान। जी गुरु जी अब मेरे हम मन में हाँ बोलिए प्रश्न। जी एक गुरु जी एक मिनट भगवान, एक मिनट भगवान, एक चीज नोट कराकर फिर प्रश्न के आता हूं। तो नकारात्मक के बाद कुछ सकारात्मक सिद्धांत भी शनि के होते हैं, उसको भी हम लिखें। देखिए, शनि का 7.5 में शुभ फल के नियम, शुभ फल देने के नियम जिन कुंडलियों में, जन्मांग चक्र में, अब सिद्धांत में बोलता हूं, जिन जन्मांग चक्रों में शनि बलवान हो, लिखिए शनि बलवान हो, शुभ भावों के स्वामी हो, 3, 6, 11 स्थानों में स्थित हो, एक, 4, 7, 10, 9, 5, 1, 4, 7, 10, 5, 9, इन 6 स्थान के स्वामियों से दृष्टि, युति, किसी प्रकार का संबंध बने। दोबारा बोलो गुरु जी। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों से युक्त हो, दृष्ट हो। हो गया भगवान। जन्म पत्रिका में शनि योगकारी बने। फिर से जन्म पत्रिका में शनि योगकारी हो। जी 9 मांस बली हो। जी षडबली हो। जी इतना नकारात्मक नकारात्मक तो मैंने ऊपर लिखा दिया है कि जो नकारात्मक पोजीशन ना होगा तो वो सकारात्मक कहना। तो इतना होने के बाद अगर शनि की 7.5 लगी तो उस जातक के ऊपर शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव न होकर सामान्य कष्टकारी होगा। इसको नोट कर लीजिए। बल्कि शनि की 7.5 में आपको उत्थान भी होगा, विवाह हो सकता है, नौकरी लग सकती है, जमीन प्राप्त हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ
वो अपना जो जो जैसा योग बना रहे होंगे उसके अनुरूप आपको जिन भावों के स्वामी होंगे उनमें के द्वारा आपको सफलता भी मिलेगी और सामान्य परिश्रम और कष्ट की भी अनुभूति होगी। लेकिन क्या हुआ कि नकारात्मक पक्ष जो हुआ, इनका जो अशुभ हुआ सिद्धांत, उसमें अत्यंत पीड़ा देंगे, और जब इतना होंगे तो उसमें सामान्यतः पीड़ा होगी। समझ में आ गया ना? जी भगवान। और यह जो दो सिद्धांत हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, वो जन्म पत्रिका के हर पोजीशन पर लागू होते हैं। चाहे जन्म पत्रिका का विश्लेषण कीजिए, चंद्र कुंडली का विश्लेषण कीजिए, नवमांश देखिए, दृष्टांत देखिए, सप्तमांश देखिए, दशमांश देखिए, षोडश वर्गीय कुंडली देखिए, किसी भी कुंडली में ये सिद्धांत सभी ग्रहों पर लागू होते हैं। तो इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर अगर फलित कहा जाए तो 100% आप फल कथन कहने में सक्षम हैं, ये प्रत्येक सिद्धांतों के अनुसार। तो शनि की 7.5 का निर्णय इन सिद्धांतों के आधार पर किया जाए विश्लेषण, तो परिणाम यह प्राप्त होता है कि जैसा सिद्धांत होगा शनि का प्रभाव भी दिखने में वैसा ही होता है, अत्यंत अशुभ। चलिए आगे बढ़ू। इनमें से कोई एक ही नियम लागू हो या सभी होने चाहिए? सब एक साथ भी लागू हो सकते हैं, एक भी नियम होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शनि अशुभ होगा तो उसका प्रभाव कम देगा। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, अब वह अगर ज्यादा कुपित होगा तो ज्यादा बुराई न करेगा, बताइए। जी बिल्कुल। और अगर कम कुपित होगा तो कम नुकसान देगा, है ना? जी जी। तो उसी अनुसार है। क्लियर हुआ? अब मैं आगे बढ़ूं कि आप, हाँ प्रियांशु जी, कोई जी आपका बड़े। प्रश्न था पूछिए। गुरुजी आपने ये बोला ना 1, 4, 7, 10, 5, 9 के स्वामी के साथ संबंध बने तो शुभ होगा और सभी प्रकार से सफलता वगैरह देगा। हाँ महोदया, ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ जिस ग्रह का योग बनेगा तो उसकी शुभता बढ़ेगी ना। हाँ जी, बस यही एक सूत्र यही है लिखवाया ना आखिरी का। हाँ इसके बाद तो नहीं लिखवाया कुछ भी ना। ठीक है। चलिए, इसमें कोई पॉइंट ऐसा भी हो जो मैं कुंडली के माध्यम से समझाने लायक है, या आप लोग समझ गए तो मैं दूसरा पॉइंट लेकर चलूं? गुरुजी मेरे पास एक कुंडली है, एक बार उसमें गुरुजी, देखिए, आपके सामने चल रही है, अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं आपके सामने। कीजिए। जी गुरुदेव। चलिए प्रियांशु जी अपना प्रश्न पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है, आपने कहा कि जिस दिन राशि परिवर्तन शनि कर रहा हो, ठीक है, और चंद्रमा अगर 1, 6, 11 भाव पर गोचर करे तो सुवर्णपाद होता है, ऐसा ही है? हाँ, तो गुरुजी हमें चंद्रमा का देखना है 1, 6, 11 या शनि का देखना है? एक मिनट प्रभु, एक मिनट। पंचांग आपके पास है? जी गुरुजी है, पर तो मेरा गणेश आपा गुरुजी। एक मिनट आप समय दीजिए, मैं क्लियर करता हूँ। हरि किशन जी, जय गुरुदेव। ये बताइए कि कुंभ राशि में शनि किस वर्ष प्रवेश किए थे? कुंभ बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बताइए। गुरुजी 2000 23 मार्च में किया था कुंभ राशि में प्रवेश 2023। 2023 के मार्च। तो पंचांग का वह पृष्ठ निकालिए जिस दिन मकर से शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं।
निकालिए प्रियांशु जी, आपा पंचांग में भी होगा ना राशि परिवर्तन? जी गुरुजी। चलिए, कितने तारीख को निकालना गुरुजी? भगवान आप लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप देखिए 17 जनवरी 2023 को शाम के 5:56 पर कुंभ राशि में शनि का प्रवेश हुआ था। बस वहीं पर सब लोग। अब हरि किशन जी हमको पुष्टि देतम ना, क्योंकि उनके पास ऋषिकेश पंचांग है, वो कहते हैं कि हाँ यही है तो मैं आगे बढ़ूं। ये पंचांग तो अप्रैल से शुरू हो रहा है भगवान, पुराना निकालता हूँ, एक सेकंड पुराना निकालते हैं। जी बाबा। महेश जी आपने निकाला है ना पंचांग? जो निकाले हैं सब ग्रुप में भेजिए उसको शेयर के। अच्छा चलिए, एक कुंडली तब तक देखते हैं, आप लोग पंचांग निकालिए। इस कुंडली में लग्न कुंडली, हाँ एक कुंभ राशि की कुंडली है, ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव। अब इस कुंडली में तुला लगन के लिए शनि कारक हो गए, हुए ना? जी गुरुदेव। अच्छा, अब हमको यह जानना है, अब इसका हम देखते हैं बलाबल। यहाँ पर शनि जो हैं बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, बैठे ना? जी गुरुदेव। और शनि का संबंध प्राय किसी शुभ ग्रह के साथ नहीं दिख रहा है। जी गुरुदेव। बृहस्पति के साथ बंधा नवम दृष्टि, ये बृहस्पति देव के साथ बंधा नवम दृष्टि पड़ रही शनि पर। कैसे बन रहा है भगवान? गुरु बृहस्पति पंचम में है। तो पंचम से पंचम यहाँ आया ना, अब फिर 4 लग्न ही न होगा। जी जी, मैं ये कह रहा था गुरु बृहस्पति शनि देव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, ये कह रहा था। शनि की पंचम दृष्टि नहीं होती है, हाँ, 10वीं दृष्टि बढ़ रही है शुक्र के पास। मैं पूछ रहा हूँ कि शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं? गुरु चंद्रमा पंचम भाव में है, इस हिसाब से गुरु की दृष्टि दूसरे स्थान में पंचम होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे पड़ेगी भगवान? आप लोग कैसे गणना कर रहे हैं? गुरु से गिन रहा हूँ, गुरु बृहस्पति देव से गिन रहा हूँ। तो गुरु प्रभु 11 12, मान लीजिए 11 1 12 2 1 3, उसकी सप्तम स्थान पर न पड़ेगी? जी, गुरु की नवम दृष्टि केतु पर न पड़ेगी प्रभु? नहीं पढ़ रही गुरुदेव, किसी की नहीं पढ़ रही है। चलिए, अब आपको यह देखना है कि शनि इस लग्न के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह होता है, तो योगकारी हुआ और बैठ गया है, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। शनि तुला राशि वाले लोगों के लिए ऐसे भी सामान्यतः अशुभ फल देता है, शुभ फल देता है, तो इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है कि शनि की 7.5 तुला वालों के लिए अच्छी होती है। अब हमको जो विचार करना है वह विचार करना है। मिला आप लोगों को स्वर्णपाद या रजतपाद? शनि का राशि प्रवेश मिला? हाँ मिला बहुत। चलिए, अब देखिए
शनि कितने बजे प्रवेश कर रहे प्रभु? शनि 20 फरवरी को आए हैं मतलब ऋषिकेश पंचांग के हिसाब से। कितने बजे? कितने बजेगा तो कैसे पता चलेगा भवन? इसमें अंश 0 आ रहा है 4, समय पता नहीं चलेगा। वर्तमान में भगवान आप ये निकाल लीजिए ना, किन किन राशि वालों के लिए शनि स्वर्ण पाद है, रजत पाद है, वहीं से देख लीजिए ना। पंचांग वाले तो पंचांग ने तो दे ही दिया है ना। किए थे वो जी 5:30-6 बजे के आसपास। हमको ये बताइए, शनि का जिस दिन गोचर हो रहा है उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि पर है? छोड़िए उनका राशि प्रवेश टाइम नहीं, हमको नक्षत्र बताइए। चंद्रमा कुंभ राशि में। अब चलिए, कुंभ राशि हुआ तो कुंभ राशि में प्रवेश करने के मतलब जो मैंने सिद्धांत तो लिखाया जितने है, जीरो आ रहे हैं ना उतने पर देखो कौन सा वो था टाइम। क्या क्या करे ये साक्षी जी बताइए। या तो आप लोगों को देखने नहीं आ रहा है? ये बताइए कि जिस समय प्रवेश करा है उस समय कौन सा नक्षत्र है, हमको इतना बताइए। हमको 0 डिग्री और डिग्री वगैरह से मतलब नहीं, नक्षत्र कौन सा है? घनिष्ठा नक्षत्र में है पहले चरण में। धनिष्ठा नक्षत्र के मतलब उस दिन चंद्रमा कौन से राशि का भोग कर रहे हैं? कुंभ राशि में है। अच्छा, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र, अगर हम कुंभ उस समय जो लग्न बीत रहा हो तो अगर हम मान लीजिए कि अब उस समय आपको ये देखना होगा कौन सा लग्न की कुंडली है। अब उस लग्न कुंडली के आधार पर चंद्रमा किस भाव के स्वामित्व प्राप्त करते हैं, तब जाकर यह स्वर्ण पाद और रजत पाद आपको क्लियर होगा। अगर चंद्रमा 4, 8, 12 इन किसी भाव में हुए तो शनि की 7.5 या ढैया आपके लिए लौहपाद के अंतर्गत आएगी। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? जी गुरुजी। हो गया भगवान। सबको हो गया ना? जी गुरुजी। अब जैसे मान लीजिए एक कुंडली पर नहीं होगा, आप अपना कुंडली हटाइए, मैं दिखाता हूँ। किस तारीख को आपने बताया था चंद्रमा के लिए राशि वाला? 20 फरवरी को 2023 को कुंभ राशि में आए हैं ये अपने शनिदेव। 1 मिनट। चंद्रमा 19 फरवरी को। 1 मिनट। 20 फरवरी था ना? जी 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 भगवान। 2023। 2023। समय भी था कुछ कि नहीं? पंचांग में समय तो नहीं रहता भगवान, या कहीं रहता तो पता नहीं चल रहा। चलिए शाम का समय हम देते हैं 14। चलिए एक अब आ गया। 1 मिनट, आप थोड़ा सा पंचांग से सहायता कीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। देखिए कुंडली दिख रही है आप लोगों को? हेलो, देखिए 20 फरवरी 2023 का हम लोगों ने पंचांग मिलाया। पंचांग यहाँ से हमने देखा और फल 20 फरवरी तो शनि का गोचर 23 में। शनि का गोचर कुंभ में 17 जनवरी 2023 को हुए है ना प्रभु? जी भगवान बिल्कुल सही। लेकिन इस बताइए। पंचांग में तो 20 फरवरी लिखा है भगवान ऋषिकेश में तो।
चलिए 5:04 पर मकर राशि से निकलकर शनि आए थे कुंभ राशि में, ठीक ना। जी वो अब जिस समय शनि गोचर कर रहे थे तो देखिए अब इनका जो 7.5 उस दिन से प्रारंभ हुआ तो कुंभ राशि वालों के जातक को प्रथम चरण समाप्त हो गया ना। अगर जी मकर में थे तो उनका 7.5 का एक चरण ना खाए वाली है वो खाना नहीं। समझ नहीं किन्हीं का बंद करवाई माइक भगवान। हाँ अब थन थन गुंजी सम चलिए समझ में आया आपको। माइक म्यूट कीजिए अरुण जी। हेलो हेलो जी गुरुदेव आवाज आ रही बोलिए भगवान। आवाज आ रही है। तो देखिए करना क्या है कि पंचांग में से आप देख लीजिए कि किन राशि वालों के लिए रजत पाद हैं और किन राशि वाले, और आप देख लीजिए कि उस चंद्रमा से वो कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं तो एक क्लियर हो जाए, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। चलिए जी आप भगवान लोग को समझ किन्हीं लिया, प्रकार का चंद्रमा से कोई बाहर मिलना है। जी जी, चंद्रमा से बाहर हाँ मिलना है। जी बस जी जी, क्लियर हाँ हो गया। चलिए अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। शनि के आज के विषय संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुजी हाँ जैसे अभी मेरी ही उस पे ये 7.5 चल रही है, कुंभ राशि है मेरी, तो मध्यम वाली 7.5 चल रही है। तो अब मैं जैसे अब आपने इसका पाद निकालने का बताया है, इसका पाद निकाल के कुंभ राशि में ये जिस दिन गया था उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होगा पाद निकाल के फिर उससे हम क्या देखें कि ये वाला जो कुंभ राशि पे गोचर रहेगा वो शुभ रहेगा या कैसा रहेगा, ये देखना, और जहाँ बैठा होगा उससे संबंधित हमें फल मिलेंगे। मेरी आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है गुरुजी, लेफ्ट हो गया अभी आ रहा होगा। हाँ अच्छा, क्या क्योंकि अभी अभी क्या मेरा नेट भी चला गया। एक मिनट आप क्या पूछ रही थी कि हम पाद के द्वारा क्या देखेंगे, तो देखिए ये 7.5 का वह चरण है जिसके द्वारा आप यह जान सकती हैं कि लौह पाद का शनि है कि ताम्र पाद का शनि है कि स्वर्ण पाद का है रजत पाद का है। तो आप पाद छोड़िए, आप यह जानिए कि शनि का 4, 8, 12वां चंद्रमा से गोचर जो होता है वो शुभ होता है? नहीं गुरुजी। नहीं होता है तो समझ लीजिए बस कि जब आपका शनि 7.5 में जिस राशि वालों के लिए लौहपाद होगा उनको ज्यादा पीड़ा होगी, ज्यादा कष्ट होगा। उनमें भी जो ऊपर के सकारात्मक सिद्धांत बताए गए हैं कष्ट तो होगा, एक क्लियर है। आप कितना भी योगकारी बना लीजिए वगैरह, कष्ट की कष्ट का प्रभाव ज्यादा या कम होगा। लेकिन 7.5 वह काल है जिसमें कष्ट होगा, हुआ है, होता रहेगा। तो इसलिए इन नियमों के द्वारा उसका प्रभाव देखा जाता है, समझे ना। कि रजत पात का शनि है तो सामान्य कष्ट ठीक है देगा। ठीक है समझ में आया ना? समझ ठीक में है आया? ठीक है। मेरा ना, चलिए हाँ जी गुरुजी, मेरा ना जन्म कुंडली में शनि बड़ा योग कारक है, अच्छी राशि में बैठा है, मित्र राशि में, लग्न में, और दृष्ट भी बड़ा अच्छा है। अब मैंने यही देखना है कि वो कितना मुझे परेशान करने वाला है आते महीनों में और कितना नहीं। बस। ठीक तो है। क्या देखिएगा आप?
आप आप गोचर में क्या देखिएगा? आप गोचर में यही दो। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं, भूल गया था। आकाश मंडल से ग्रह जमीन पर नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं, जो चीजें उनके कारकत्व है उनको उन पर ही इन्फेक्ट ज्यादा करते हैं। इसीलिए जिस ग्रह का जिस वस्तु पर, जिस संबंध पर, जिन कार्यों पर प्रभाव होता है, जब शुभ होते हैं तो वहां पर उनका प्रभाव अच्छा मिलता है, उन वस्तु से, उन चीजों से। और जहां अशुभ होते हैं तो उन चीजों को प्रभावशाली ज्यादा लाभ देता है। अब कोई व्यापार कर रहा है, अब गुरु खराब, गुरु की दशा अंतरदशा ठीक नहीं है, गुरु अशुभ हैं, तो निश्चित है कि धर्म कर्म ज्ञान शिक्षा से आपको हीन कर देंगे। तो उसी प्रकार साढ़े साती का भी वही नियम होता है। सब लग्न के लिए शनि अच्छा भी हो सकते हैं, बुरा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड पड़ता है आपकी जन्मपत्रिका, शनि का पोजीशन, दशा अंतरदशा और शनि का गोचर पर। ठीक ना? हाँ ऋषि जी, प्रश्न पूछिए। गुरुजी। ऋषि जी प्रश्न जी, पूछिए पाद भगवान। का निर्धारण इससे करते हैं कि ऋषि जी प्रश्न पूछिए भगवान। जी जी गुरु जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है गुरु जी जी? जी जी आ रही ऋषि जी, आपकी आवाज आ रही है। गुरु जी, प्रश्न ये था कि जैसे जिस समय पे चंद्रमा शनि गोचर करेगा, उस समय की लग्न कुंडली बनाकर चंद्रमा देखेंगे शनि से कि कहाँ पे बैठा है गुरु जी, कि चंद्रमा का भाव देखेंगे कि लग्न कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठ रहा है? 1, 4, 8, 12 में बैठा है तो लव पाद है, ऐसा कैसा निर्धारण करेंगे गुरु जी, पाद का निर्धारण? बस 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 भगवान, किसी भी ग्रह का गोचर में चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र पर गोचर करेगा, किसी न किसी राशि के अंतर्गत होगा। कोई भी जन्म कुंडली बनाइएगा तो चंद्रमा को किसी न किसी भाव में बिठाइएगा ना, उस भाव के अनुसार आपको पाद निर्धारण करना है। जी गुरु जी। चलिए, देव जैमिनी जी प्रश्न पूछिए भगवान। नमो गुरुदेव। गुरुदेव, मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसे कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो अभी कौन सा पाथ चल रहा है, ये पता करने के लिए कैसे पता करेंगे हम? आप अपने जन्म पत्रिका को देखिए और जन्म राशि से देखिए आपके शनि के कौन से स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के हिसाब से तो शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। आपके आपके जन्म राशि से कौन से स्थान पर गोचर कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें भाव में गोचर करेंगे। तो सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं तो सातवां तो आता है ताम्रपाद। जी गुरुदेव। तो आप देख लीजिए पंचांग में कि किन किन राशि वालों के लिए शनि ताम्रपाद में है, किन किन राशि वालों के लिए शनि लौहपाद में है, किन किन राशि वालों के लिए शनि स्वर्णपाद में है, आपको पता चल जाएगा। जी गुरुदेव। क्लियर? गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, अभी मैंने निकाला है शनि का गोचर, जो कुंभ राशि में जब एंटर हुआ था, तो उसमें 5:05 पे 00 डिग्री पे जब शनि एंटर हुआ है, तो चंद्रमा उसमें आया है छठे भाव में और 8वीं राशि, नीच का चंद्रमा आया मेरा। तो गोचर कुंडली का बता रही हूँ। और एक बात मिथुन। बताइए, सुने, 00 डिग्री का मतलब हुआ कि 30 पूरा कर ही न राशि परिवर्तन कर रहा है। हाँ जी।
तो जिस दिन उसने राशि परिवर्तन किया उस दिन आपका चंद्रमा आपके जन्म लगन से किस स्थान पर बैठा? अच्छा, मेरे जन्म लगन से, जन्म अभी तो लग्न ना राशि, गुरुजी, मेरा तो तो फिर जन्म ये हो लगन से गया 1 2 3 4 5 6 7 7 में। जन्म लगन वृषभ है तो मैं वृषभ से काउंट करूंगी ना। तो आप जन्म राशि पहले जन्म लगन होता है कि पहले जन्म नहीं, राशि? जन्म, हाँ तो लग्न से न भाव का निर्धारण होता है, तब तो राशि बनती है ना। पहले आप चंद्रमा जी को सेटलमेंट कीजिए, उसके बाद चंद्रमा से शनि का गोचर देखिए, तब पता चलेगा। गुरुजी, जो आपने सूत्र लिखवाया था वो सूत्र सिंपल सा था, ये कि शनि की 7.5 के समय जब वो राशि परिवर्तन करता है, मकर से जैसे कुंभ में जाएगा, उस दिन उस समय चंद्रमा किस भाव में होगा। यानी कि अगर 5:05 पे 0 डिग्री है और वो चल रहा है तो हम उसी टाइम की कुंडली बनाएंगे। उसमें मिथुन लग्न बना है और उसमें आया है 8वीं राशि का 6ठे भाव में बैठा चंद्रमा। अब मैं अपनी जन्म जो मेरी कुंडली थी उसका लग्न देखूंगी, लग्न है वृषभ, तो वृषभ से वो 6ठे भाव में चला गया मेरा। तो देख लीजिए ऐसे ही आपको देखना है। तो आप देखिए, उस मैंने भी लिखाया ना कौन कौन, आप उस हाँ पॉइंट से देखिए, पंचांग में देखिए कि आप किन किन हाँ जी, हाँ इतना जी, क्यों नहीं देख रही नहीं है? सुनिए ना, इतना देखने की आवश्यकता नहीं, पंचांग में देख लीजिए नहीं, मतलब कौन से राशि। हेलो, बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, जी आप अपनी गुरुजी, बात पूरा। चंद्रमा छठे में आया है तो वो आया है स्वर्ण पाद का, जो आपने लिखवाया था, तो छठे में आया वो स्वर्ण पाद का चंद्रमा उस समय गोचर कर रहा था जब शनि ने अपना बदला, राशि बदली। हाँ, यही तो होगा ना इसका मतलब तो। हाँ, बस। लग्न से देखना ना, ठीक है, लग्न से देखना, हाँ, ठीक है, चलिए। और किन्हीं का ठीक। कोई, हाँ हरकिशन जी बोलिए। भगवान ये जो स्वर्णपाद ये देख रहे हैं अपन, तो जन्म के समय अगर देखना है तो उसमें गोचर की क्या जरूरत पड़ेगी? वो तो जिस चंद्रमा जिस स्थान में बैठा है उससे सीधा हम देख सकते हैं ना उसको, सीधा तो प्रभु, तो उसमें प्रभु गोचर। कैसे? धन, एक मिनट। आप जन्म की तो राशि कुंडली से देखिए या जन्म लगन से देखिए, बात तो पहले तो आपको जन्म लगन निर्धारण करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, जन्म नल निर्धारित हो गया, उसमें चंद्रमा भी हमने किसी राशि में बिठा दिया, एक स्थान में बिठा दिया, तो उसमें जहां चंद्रमा बैठ गया वो उसी से सीधे मिला लेंगे कि कौन सा पाद आया है उसको। उसमें गोचर की बस तो जरूरत नहीं पड़ेगी, गोचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस समय तो। नहीं पड़ेगी भगवान, भगवान। गोचर के आप बिना कैसे देखोगे आप? एक मिनट, एक मिनट। आप कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं? शनि के राशि परिवर्तन का ना। राशि नहीं, परिवर्तन क्या होता है? गोचर ही तो हाँ होता है ना। राशि परिवर्तन तो देख रहे हैं, लेकिन ऐसे जो जन्म के समय नहीं अपन पाया डिसाइड करते हैं ना कौन सा पाया में जन्म हुआ है नहीं, उसका, एक उसकी मिनट, बात। एक मिनट। आप बृहस्पति का पाद देखते हैं, सूर्य का पाद देखते हैं, अ, ए- राशि परिवर्तन को ही तो गोचर कहते हैं ना हम। जी जी। तो हम तो देख तो गोचर ही रहे ना चंद्रमा से। नहीं, गोचर ही देख रहे हैं, तो जन्म के हाँ, समय जब जिस समय जन्म हुआ उस समय तो जो पोजीशन है उसमें गोचर क्यों देखना है? वो तो टाइम फिक्स है उसका। अभी नहीं गोचर तो नहीं, आज अगर देखना है तो आज देखेंगे गोचर को। हम जन्म लगन की बात नहीं करें, आप ऐसे समझिए, जिस जिस राशि वालों के लिए चंद्रमा से 1, 6, 11वें स्थान पर शनि का राशि परिवर्तन होगा, वह सुवर्ण पाद उन पर 7.5 होगी। क्लियर अच्छा, है? 7.5 के, हाँ 7.5 के लिए अलग चीज है, ठीक है वो। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो कि समापन किया जाए? किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान? नहीं है भगवान।